अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं अपना आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक अपने जगह पे अंधेरे में हाथ लगा के काम करते थे। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट मंजूर अहमद भट्ट साहब यहाँ तशरीफ़ लाया है। तो मैं समझता हूँ ये पूरा हमारे लद्दाख के लिए एक चिराग आया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए जनाब से हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जनाब साहब से ये पूछते हैं, तो आप लद्दाख आया, एक बंजार जैसे जगह, एक सूखी जगह पे आप यहाँ पहुँचा और आखिरी सरहद पे आप यहाँ पहुँचा। तो सर सबसे पहले आपको कैसा लगा ये हम पूछना चाहते हैं। बाकी सर यहाँ पर क्या कमी देख रहे हैं कि लद्दाख का अंदर और हमारे तुर्तुक एरिया के अंदर और लद्दाख और तुर्तुक को करने की क्या करने की ज़रूरत है सर, बस यही चीज़ें आपसे पूछना है। देखिए ये एक बहुत दूर दराज इलाका है। ज़ीरो पॉइंट पे हम बैठे हैं इस वक्त। जी जी। तो हमने देखा अगर आप यहाँ से ले जाओगे तो 210 किलोमीटर का फासला है जनाब। उस फासले से अगर कोई चीज़ आप तक पहुँचे, चाहे कोई फ्रूट पहुँचता है, जी चाहे जी। कुछ पहुँचता है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। जनाब। दूसरा, क्या वो सही सूरत में पहुँच रहा है, क्या अच्छी शक्ल में पहुँच रहा है। जनाब। हम यही देख रहे हैं कि उसमें उतना स्वाद, उतनी मिठास, उतनी शेल्फ लाइफ नहीं है जी। जितना कि यहाँ खुद उगा रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की है अपनी जगह पे, हर एक चीज़, खासकर आपने फ्लोरिकल्चर में बहुत कोशिश की है, आपने बागवानी के शोबे में आपने जो प्रोपिगेशन पे काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे अपने अपने हिसाब से कुछ ट्रायल्स लगाए, मैं उसको देख के बहुत खुश हो गया। आप देख रहे हैं कि मैं कौन सा मीडियम यूज़ करूँगा, आपने इसमें देखा। हमने जब डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में मैंने देखा कि आपकी जो ये एक अट्रैक्शन है इस बायो साइंस की तरफ, मैं देख रहा हूँ एक साइंटिस्ट की तरह आप काम कर रहे हैं और वाकई मैं इससे मुतासिर हो चुका हूँ। तो लेकिन साथ साथ हमें ये देखना है कि इस इलाके को बढ़ावा देने के लिए, जो उनकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अमल में लानी है। जनाब। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने अपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में भी लोगों के साथ मुखातिब होकर बता दिया कि आप यहाँ पे जो आपकी सब्ज़ी है यहाँ उगाओ। जो भी सब्ज़ी है, चाहे इसमें प्याज है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, आलू है, सब कुछ यहाँ उगाओ। कोशिश करो जो जो भी चीज़, जिस तरह से आप ज़मीन तैयार करो, अपना जो सोइंग टाइम है उसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लो ताकि यहाँ पे उसकी काश्त अमल में लाई जा सके। इसी तरह से जो फ्रूट ट्रीज, जिस तरह से टेम्परेट क्लाइमेट हम देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं गिर रही है लेकिन ठंड उतनी है। यहाँ पे हम सेब अच्छी तरह से उगा सकते हैं, हम वालनट को अच्छी तरह से उगा सकते हैं, हम ग्रेप्स को अच्छी तरह से उगा सकते हैं, नाशपाती, पीयर को अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे स्टोन फ्रूट्स है, जिसमें सबसे बढ़कर हमारी एप्रिकॉट है, और उसको हम बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। उसकी तरह आप ज़्यादा ध्यान दे दो। जितने भी यहाँ ज़मीन है, मैंने लोगों से कहा कम से कम ज़मीन, अगर किसी के पास एक कनाल भी है, उसमें से आप कोशिश करो एक कनाल में एप्रिकॉट लगाने के लिए। और उसमें जो एप्रिकॉट लगाने के तरीके हैं मैंने इसमें सिखाया। यहाँ पे कॉडलिंग मात का कीड़ा है, उससे बचाव के लिए हम क्या करने चाहिए। उसमें ट्रैप क्रॉप्स हम लगाते हैं, यानी एक बड़े एप्रिकॉट प्लाट में अगर हम 2-3 पेड़ एप्पल के लगाते हैं तो सारा पेस्ट उनका अटेंशन एप्पल की तरफ जाता है, तो एप्पल को वो खा लेते, लेकिन हमारा एप्रिकॉट बच जाता। जी जनाब, आपके बीच में मैं एक बात, मैं आपका प्रोग्राम में थोड़ा लेट पहुंचा, तो हमारे लोग लोकल लैंग्वेज में बहुत खुश थे आपका तकरीर सुनकर। तो मैंने नहीं सुना, तो मैं यही चाहता हूं कि आपका माध्यम से इस मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं जो हमारे लोग आपका जो आपने जो सिखाया इस पे बहुत खुश हुआ। तो आपने क्या कहा था जनाब, वहाँ पर लोगों को क्या सिखाए थे? जैसे आप अखरोट की ग्राफ्टिंग के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा कई बातों पे हमने जिक्र किया, कई बातें हमारे डिस्कशन में आए। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि हम एप्रिकॉट खासकर पहले कैसे उगाएंगे, और एप्रिकॉट उगाने के लिए जो प्रोपगेशन टेक्निक्स है, जिसमें बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, दोनों चीज़ें हमने दिखाई। हमने ये चीज़ भी दिखाई कि आप कैसे जो साइनवुड आप कलेक्ट करते हो, किस तरह से कलेक्ट करोगे, कैसे लगाओगे, कितनी हाइट पे लगाओगे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बड़ा प्लांट है, अगर वो सपोज कोई 10 साल का प्लांट है, बड़ा हो गया, जंगली है, तो फिर उसको ऊपर 10 फुट पे, 6 फुट पे फिर ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो नेचुरली उसकी सक्सेस बहुत कम आएगी। अगर प्लांट बनेगा भी, लेकिन उसकी जो फसल देने की जो क्षमता है
वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से पौध तैयार करें, अच्छी तरह से सीडलिंग पहले तैयार करें, फिर दूसरे साल या तीसरे साल में उसकी बडिंग या ग्राफ्टिंग से अपना पौधा तैयार करें। तो इन चीज़ों से एक तो हमारी जो एप्रिकॉट की जो इंडस्ट्री है, सपोज एप्रिकॉट फ्रूट जहाँ है, आपने ये भी सुना होगा कि एप्रिकॉट एक ऐसा फ्रूट है जिसको खाने से इंसान कई बीमारियों से निजात पाता है, जैसे ट्यूमर्स। हाँ, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है, उसमें मैंने जिक्र भी किया है उनके साथ कि डेथ ट्रेन नेवर ट्रेवल्स टू हुंजा, यानी वहाँ पे एप्रिकॉट सबसे बहुतायत में पाया जाता है। लोग उसको काफ़ी तरीक़ों से खाते हैं, कोई पेस्ट बना के खाता है, कोई इसकी गिरी खाता है, कोई इसका फ्रेश फ्रूट खाता है, कोई इसका जो उसका ड्राई फ्रूट खाता है। तो सभी चीज़ों का जब इस्तेमाल होता है नेचुरली, ये एक मेडिसिन के तौर पे हम लेते हैं। उन लोगों को जो एप्रिकॉट बहुतायत से खाते हैं उनको कैंसर, मैलिग्नेंसी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और यहाँ भी मैंने देखा ऐसे कुछ पेशेंट्स ने, हमारे यहाँ आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जो अस्पतालों में हैं, जो हमारे स्कीम्स हॉस्पिटल में हैं, जम्मू के हॉस्पिटल में, सारे अस्पतालों में भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को तय पाएंगे कि हमें ये क्रॉप उगाना है, अगर कहीं हम हार गए, हम ये चीज़ नहीं उगाएंगे, लोग किसी और इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, उनकी जो मायशी हालत है बिगड़ जाएगी। लेकिन उसके बरक्स अगर हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अच्छी तरह से करेंगे, अपनी रोटी जो भी है, यहाँ पे सबसे अच्छा मैंने देखा बकवीट की प्रोडक्शन है। जी। अगर अब बकवीट को उगा के उसका इस्तेमाल करोगे, एक तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूसरा अगर उसकी प्रोसेसिंग, फिर उसकी मार्केटिंग अच्छे से पैक्स 200-250 ग्राम का पैक बनाओगे, उसको लेने वाले बहुत हैं। लोग बहुत ढूंढते हैं कि अब हमें बकवीट मिले। सिटीज़ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हमारे कश्मीर में, इवन जम्मू में लोग ढूंढते हैं कि बकवीट मिले। लेकिन अच्छे से उसको पैक करो, उससे प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद लोगों तक पहुंचा दो, इसकी अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। लद्दाख में सर पहले खुबानी होते हैं, अखरोट होते हैं, जैसे अंगूर होता है, नाशपाती, 2-4 फ्रूट का वैरायटी होता था लद्दाख में। तो आज सर आप एक गोरोनी एक्सपर्ट है, तो लद्दाख में और नए क्या चीज़ हो सकते हैं, कौन से फ्रूट यहाँ लग सकते हैं, तो लोगों को नए फ्रूट्स लाने के लिए क्या क्या मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए पहली चीज़ है, हमारा एक चैलेंज है यहाँ पे, वो है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग प्लांटेशन है, पहले उसको ठीक कर लो। यानी जो एप्रिकॉट है उस पर जो कीड़ा लगता है उसका कंट्रोल करो। जो भी हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो। जितने भी हमने उसकी जिक्र भी करी, यानी हम कैसे बरलैपिंग करते हैं, हम कैसे एक जो हमारा है कार्बोरेटेड बॉक्सेस है या कार्बोरेटेड शीट्स है, हम उसको कैसे लपेटते हैं, फिर हम उसको फेरोमोन्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में। इसी तरह से उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम उस कॉडलिंग मॉथ से निजात पा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम फ्रेश फ्रूट को किसी भी सिटी में ले सकते हैं। अगर फ्रेश फ्रूट यहाँ सपोज आपको 10-20 रुपए में बिकता है, वहाँ पे आपको 120, 125, 150 रुपए किलो बिकेगा। अगर अच्छा है, जैसे हेलमन है, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 400-500 रुपए से कम दिल्ली में नहीं बिकेगा, अगर ये अच्छी तरह से वहाँ पहुँचाया जा सके, उसकी अच्छी पैकिंग करी जाए। दूसरा है यहाँ का एप्पल। अगर हम एप्पल ग्रो करेंगे, एप्पल को एज ट्रैप क्रॉप इस्तेमाल करो। अगर हम रेगुलर आर्चर्ड बनाएंगे, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें कॉडलिंग मॉथ का ज़्यादा खतरा रहेगा। और अगर कॉडलिंग मॉथ का हमने उसका कंट्रोल किया, तब जाके वो फ्रूट, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मिठास है, कलर अच्छा है। यहाँ के फ्रूट पे बहुत अच्छा कलर आए, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात का जो टेम्परेचर में तफावत है वो बहुत ज़्यादा है। वो इसके लिए काफ़ी कंजीनियल क्लाइमेट है और इसका हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक कांटा दिया है जिसको हम सिबकथॉर्न के नाम से जानते हैं। जब हम नोबरा आए तो नोबरा आते आते हमने कई इन वैलीज, इस दरिया के साथ साथ हमने जो जितने भी मैदान देखे, बड़े बड़े मैदान देखे, उनमें हमने सिबकथॉर्न का बूटा पाया। उसको आप काश्त करो, उसको अच्छी तरह से काश्त करो। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है सिबकथॉर्न का, जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस सिबकथॉर्न है, वो हमने नीमू में क्रिएट किया है, एस्टेब्लिश किया है, और वो कमीशन होने जा रहा है। उसी तरह से जो कास्ट रिलायबल, जो हमारा दिहार है, इंस्टीट्यूट है वहाँ डिफेंस का, वहाँ भी इसकी कास्ट अच्छी हो रही है। वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं, वहाँ से पौधे ला सकते हैं, या आप कलेक्शन खुद कर सकते हैं उन मैदानों से। घर में आप उस बूटे को उगा सकते हैं। उससे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो जो यहाँ की ज़मीन है
हम इसको डेड सॉइल बोलते हैं, जी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। जब उनको पहली बार काश्त करते हैं उसमें काश्त बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर उसमें पहली बार सिबकथॉर्न का कांटा ही हम कल्टीवेट करेंगे, 10-20 साल वही करेंगे, 20 साल के बाद आप एप्रिकॉट पे जाओ जी तो वो ज़मीन कंजीनियल बनेगी, वो फर्टाइल बनेगी, उसकी काश्त अच्छी रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सिबकथॉर्न के जड़ से ज़मीन फर्टाइल बनती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन जिंदा हो जाती है, लिविंग ज़मीन बन जाती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काउंट बढ़ जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके हम अच्छी तरह से इसकी काश्त अमल में ला सकते जी हैं। साथ बीच में साथ जी साथ साथ यहाँ पे अखरोट भी अपनी एक साख्त बना सकता है। अखरोट के बूटे अच्छी तरह से आ सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड वॉलनट्स आप रेज जी करो, जी जी एक खास किस्म के वॉलनट। अगर जो ग्राफ्टिंग टेक्निक्स मैंने भी सिखाया है, आपके पास ग्रीन हाउसेज है, आप अपने ग्रीन हाउसेज में अच्छे जी से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड +-2, अगर 27, 28, 29 टेम्परेचर है आपके ग्रीन हाउस में, जो 10-12 घंटे कम से कम रहना चाहिए, उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी है वो 86 to 106% उसकी ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, तो श्योरली जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल रहेगा। और उस ग्राफ्टिंग सक्सेस से जो आपकी बंजर ज़मीन है उसमें आप इस वॉलनट की काश्त कर सकते हैं। आपने भी खुद भी देखा है यहाँ पे आस पड़ोस के पहाड़ों में, पत्थरों में अब वॉलनट के पेड़ चढ़ रहे हैं। उनको चढ़ा के आपकी पहली बात है कि यहाँ की माशी हालत सुधर जाएगी। दूसरा, जो हमारा नोरिशमेंट का मिजाज है, यानी हमें खाने की ज़रूरत है, जो नट क्रॉप्स इंसान को चाहिए वॉलनट के तौर पे वो आपको आराम से मिल सकता है। वॉलनट का इस्तेमाल करके वो ब्रेन के लिए अच्छा है, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उसका इस्तेमाल करके हम इसकी काश्त को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जी और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर इंसान ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई एनवायरनमेंट है, जनाब एप्रिकॉट सबसे टॉप पे है। जनाब जो ये ज़मीन ऐसी है जैसे कि हमने देखा है कि कई साइंटिस्ट ने बोला जो हमारी सेंट्रल एशिया की ज़मीन है उसी तरह से आर्मीनिया जैसे, जहाँ से एप्रिकॉट वजूद में आया, पैदा हुआ, जहाँ उसका जन्म हुआ है, तो वहाँ की जैसी ज़मीन है जैसे वहाँ यहाँ भी है। इसलिए एप्रिकॉट को आप पहली तरजीह दे दो, उसके बाद आप सिबकथॉर्न, वॉलनट जैसे या एप्पल को तरजीह दे दो। और जो जहाँ आपको इरिगेशन के वसीले मौजूद है वहाँ पे सब्जी की काश्त अमल में लाओ। यहाँ हमें दूर तक यानी लेह तक सब्जी लाने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमारी सब्जी लेह जानी चाहिए। जी 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 क्योंकि बिल्कुल। लेह में सब्जी की काश्त उतनी ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पे नहीं होती। यहाँ पे 300-400 घर है, अगर सभी घर मिल के यहाँ सब्जी की काश्त बड़े पैमाने पे करेंगे, नतीजतन जो अगर नई जो ज़मीन आप डेवलप यहाँ कर रहे हैं, उस ज़मीन को डेवलप करने के बाद अगर सब्जी की काश्त बढ़ जाएगी, नेचुरली एक तो आपकी खपत, अपनी जो खपत है वो पूरी हो जाएगी, अपनी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप ले जो आपका सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स है, जिस टाइम कश्मीर में वेजिटेबल्स नहीं होते, आप उस वेजिटेबल्स को कश्मीर पहुंचा सकते हैं, आप उस वेजिटेबल को जम्मू पहुंचा सकते हैं। यानी दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से यहाँ पे हमारी जो है माशी हालत सुधर सकती है। तो दूसरा सर, जैसे मैंने सुना लाहौल स्पीति में जो हींग का बड़ी तादाद में खेती हो रहे हैं, तो क्या ये हमारे लद्दाख में हो सकते हैं? देखो, हमारे जो कश्मीर के जो पहाड़ी एरियाज हैं, जी जी जो पास्चर लैंड्स है, वहाँ हींग अपने आप वाइल्ड ग्रो होता है। जी जी इसी तरह लाहौल स्पीति जो है वहाँ पे वाइल्ड ग्रो होता है। यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की काफ़ी बहुतात, 20-25 मेडिसिनल प्लांट्स जिनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ आप मेडिसिनल प्लांट ग्रो करते हैं। मेडिसिनल प्लांट उस फील्ड में आप कल्टीवेट करो जहाँ कुछ नहीं बनता है, लेकिन अच्छी ज़मीन में आप मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त मत करो, हींग की काश्त मत करो। हींग की काश्त उसी एरिया में करो जहाँ कुछ नहीं मिलता। जी जी जी। इसी तरह से जो हमें वो चीज़ एक्सप्लोर करना है जो चीज़ यहाँ खुद होगा, जो यहाँ खुद आता है, खुद चलता है। अभी आपका ज़ाफ़रान मशहूर है कश्मीर का, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा लद्दाख में क्या ज़ाफ़रान नहीं हो सकते? देखिए, ज़ाफ़रान के लिए एक सीज़न मुकर्रर होता है। अक्टूबर के महीने में वहाँ फूल आता है जनाब। उसको ज़्यादा बारिश, ज़्यादा बर्फ नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इसके ट्यूबर्स ख़राब होते हैं। और ट्यूबर डेवलप करने के लिए जो ही हम फूल ले लेते हैं, फूल लेने के बाद यहाँ पे जब हम थोड़ा सा हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसा मौसम होता है जैसे अक्टूबर में हमारी जो फूल आने शुरू होती है,
तो उसके बाद उसको पानी देना पड़ता है। हमने वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसका पानी का बंदोबस्त करा दिया है। लेकिन यहाँ पे कम चांसेस है, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, यहाँ पे चिलिंग के काफ़ी चांसेस, फ्रॉस्ट के काफ़ी चांसेस है। वो इस ज़मीन में, और आपकी ज़मीन बहुत कम है, वो इस ज़मीन में नहीं हो सकती है। उसकी काश मतलब हाँ आप घर पे कर सकते हैं, घर पे डिज़ाइन बेड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लेन बेड्स मत बनाओ, रेज बेड 3-4 इंच रेज बेड्स बनाओ, अपने लिए कर सकते हैं। जनाब दूसरा सर, जैसे आपका एक जापानी फल आते हैं और एक आपका केवी आते हैं, एक पिका नट आते हैं, जैसे कश्मीर में एक हसल नट आते हैं, उसके बाद एक चस नट आते हैं, ये सारी चीजें मैं देखिए जैसे है कीवी है, जनाब अगर कीवी में -4 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है उसमें फ्रॉस्ट इंजरी होती है। -4, जी जी -5 पे हमने देखा, हमें एक नर्सरी थी चोगल जनाब कुपवारा में, जनाब वहाँ हमने कीवी की प्लांटेशन करी थी। एक साल ऐसा हुआ कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर चला गया। जी जी तो जहाँ बर्फ लगी थी, कोई 5-6 इंच बर्फ थी, वहाँ पे पूरा वो झुलस गया इस चिलिंग की वजह से। यहाँ तो -23, -30, इसलिए उसकी काश्त नामुमकिन है। जी। हम कीवी की काश्त उस एरिया में करते हैं जो मिड जोन एरियाज, जो गर्म इलाके होते जी हैं, जी जहाँ टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता है। जी जी इसलिए कीवी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी, हाँ, बिल्कुल आप शौकियाना तौर पे कहीं अपने गिलास हाउस में रेज कर सकते हैं, जी उसकी जी तो गुंजाइश है, लेकिन आम फील्ड के लिए वो गुंजाइश नहीं जी है। जी जी, जैसे पिका नट जनाब हाँ, पिकन नट कर सकते हैं, वो भी गर्म इलाके का है। जिस तरह से राजौरी है, पुंछ है, उसमें पिकन नट की काश्त कर सकती है। लेकिन यहाँ जहाँ माइनस है उसमें पिकन नट की काश्त अभी नहीं सर कर आखिर में मैं यही चाहता हूँ कि आप यहाँ कर लोगों को, जैसे आपने टूक में आपने फरमाया कि किस किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सकते। हाँ, तो खैर थ्योरी वाला बहुत कहने वाला रेडियो में भी आते हैं, टीवी में भी आते हैं, हर जगह में आते हैं। तो मैं सोचते हैं सर, आप एक अमली तौर पर अपना हाथ से करने वाला एक शख्स है। आपने अपना गार्डन के बारे में बता दिया, मैं खुद मुतासिर हुआ सर। इंशाल्लाह गर्मी में आपके पास ज़रूर हम आके वहाँ पर बेशक आपसे यार, मोस्ट सीखेंगे। वेलकम। हाँ, तो अब गवर्नमेंट पे किस किस हिम्मत अमली की जरूरत है एक जमींदार को काम करने के लिए, यही मैं एक चीज़ है कि यहाँ के जो लोग मैंने देखे, यहाँ पे औरतें बहुत मेहनती है, जी यहाँ पे मर्द बहुत मेहनती है, बहुत जफाकश है। जी यहाँ पे जो पहली इंडस्ट्री है वो है माल मवेशी की। जी उसको आप काफ़ी स्ट्रांग कर लो, जिससे आपकी माशी हालत है वो बेहतर हो सकती है। आपके पहाड़ मौजूद है जहाँ आप उनको छोड़ के, काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ उनकी पास्चर्स लैंड के तौर पे हम इसको इस्तेमाल, ग्रेजिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अब पहली जो प्रेफरेंस है वो आप दे दो अपने माल मवेशियों के लिए, जिसमें जी गोट है, शीप है, जी आपके डंगर है उसमें। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि गाय आप पाल सकते हैं, जी गाय आपने नहीं रखी है, जी गाय आप ले लो। जैसे क्रॉसेस है, कुछ ऐसे क्रॉस, यहाँ की गाय से आप रेड सिंधी की क्रॉस कराओ, जर्सी की क्रॉस कराओ, उसका इस्तेमाल करो, आपकी दूध की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। जी पहले यहाँ पे दूध चाहिए, क्योंकि दूध आपको दिल्ली से यहाँ लाना वो बहुत मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, ला सकते हैं, लेकिन काफ़ी कीमत देने के बाद ही वो आप पी सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से, अगर गोट से आपको मिल्क मिलता है वो सबसे बेहतर है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गोट के मिल्क में हम देखते हैं कि 7.5% फैट परसेंटेज होती है, गाय के मिल्क में हमें 3.5% मिल्क होता है, ये फैट परसेंटेज होती है। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर हमारा गोट का मिल्क है। अगर उस चीज़ का हम बढ़ाओ, यहाँ पे कुछ गोट ऐसे ब्रीड्स आपको लाने चाहिए जो दूध देते हैं, साथ साथ वो मीट के साथ साथ हमें दूध के लिए भी इस्तेमाल हो। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दे दो। उसके बाद आप एप्रिकॉट पे दे दो, जो आपका सेकेंडरी क्रॉप है। तीसरी बात है कि यहाँ सब्जियों के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, अपनी सब्जी की काश्त यहाँ पे बेहतर बनाओ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको आपको मतलब डिवेट नहीं होना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, उन्हीं चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी शुक्रिया जनाब। मैं अभी आपको जॉइंट डायरेक्टर नज़ीर अहमद साहब का नसीहत, मंजूर अहमद का नसीहत, ये अमली तौर पर नसीहत है, ये खुद जनाब करते हैं। तो अभी हाजी साहब कहते हैं कि एक सवाल पूछेंगे। जी आप पूछिए हाजी साहब। जनाब हाजी साहब। जनाब मंजूर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ फरमाया, हम बहुत खुश हुआ। आपने जितना आपके नॉलेज में है, हमारे नसीहत के लिए आपने बहुत काफ़ी बातें किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा इलाका जो है एक
इतना खुला इलाका तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये इलाका जैसे कश्मीर का है, आब हवा सेम है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने फरमाया कि हमें 3 चीज़ों पे आप ध्यान देना है। ये आपका बात बहुत सही है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ एवरी कार्ड होता है। अब इस एवरी कार्ड के लिए जो है आपने अभी बताया दवाई भी होता है, ये